गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सभी को अच्छे से? मेरी आवाज़ अच्छे से क्लियर है, सुनाई दे रहा है? कमेंट करके बताइए। और स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है सभी को? जो लिखा है स्क्रीन पे आप लोग को अच्छे से क्लियर है, विजिबल है? वेरी गुड इवनिंग। कमेंट करके बताएंगे सभी। मेरी आवाज़ अच्छे से क्लियर है और जो स्क्रीन पे लिखा है वो आप लोग को दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा है और स्क्रीन पे लिखा दिख रहा है। चलिए सारे लोग आ जाइए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। मैं वेट करती हूँ, सभी लोग आ जाइए। चलिए, तो सारे लोग आ गए, अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसा कि हमारे पास और आपके स्क्रीन पे एक नया चैप्टर दिख रहा है, जो है पर्यावरण स्वच्छता। क्या है? पर्यावरण स्वच्छता। सबसे पहले आप लोग मुझे इस चैप्टर का ये जो आपका नाम दिख रहा है पर्यावरणीय स्वच्छता, ये क्या होता है इसके बारे में ज़रा आप लोग कमेंट कीजिए। जिन किन्हीं को भी पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में पता है कुछ, वो कमेंट करेंगे, बताएंगे कि पर्यावरणीय स्वच्छता क्या होता है। सभी लोग कमेंट कीजिए। पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। हाँ, हमारा ये न्यू चैप्टर है, न्यू सब्जेक्ट का न्यू चैप्टर हम लोग का है पर्यावरणीय स्वच्छता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि जो हमारा वातावरण है, जो जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ और अपने आसपास की स्वच्छता, अपनी स्वच्छता को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरणीय स्वच्छता कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग का अच्छा आया। जैसे पर्यावरणीय स्वच्छता क्या है, ये तो सही है, वातावरण जहाँ पर इंसान रह रहा है उसके आसपास के चारों ओर का जो जगह है, जो एरिया है, वो चाहे वो हवा हो, मिट्टी हो, पानी हो, ये सारी चीज़ें अगर शुद्ध है, स्वच्छ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरणीय स्वच्छता कहते हैं। क्लियर है सभी को? बताइए, पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में जो बताई वो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया? क्या होता है? ये जो हमारे आसपास का वायु है, जल है, मिट्टी है, इसकी इसकी स्वच्छता ही पर्यावरणीय स्वच्छता कहलाता है। साथ में इंसान खुद भी स्वच्छ है, अगर अपना पर्सनल हाइजीन है, अपना जो घर का कूड़ा कचरा है, ये सब सही जगह मतलब रखा जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्यावरणीय स्वच्छता कहेंगे। क्लियर है बात सभी को? यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गया? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब हम पैराग्राफ के थ्रू समझेंगे डीप से कि पर्यावरणीय स्वच्छता में क्या क्या चीज़ें आता है। सबसे पहले तो जो स्वस्थ जीवन है उसके लिए पर्यावरण एवं आधारभूत स्वच्छता आवश्यकताएं, ठीक है,
उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि जहाँ हम रह रहे हैं और जो हमारा स्वस्थ जीवन है उसके लिए स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले तो स्वस्थ मानव जीवन की कुंजी उसके पर्यावरण में छुपी हो रहती है। ठीक है, अगर कोई इंसान हेल्दी है इसका मतलब उसका पर्यावरण कैसा है, बिल्कुल स्वच्छ है। व्यक्ति की रोगावस्था का मुख्य कारण प्रदूषित वातावरण ही होता है। ठीक है, अगर कोई भी इंसान रोगी है, अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसका मतलब कि वो प्रदूषित वातावरण में रह रहा है। प्रदूषण का मतलब क्या है? प्रदूषित वायु, जल, मृदा, जहाँ पर रह रहा है, आवासीय अव्यवस्था या अवस्था, रोगवाहक पशु व कर्कट या कीट जो कहते हैं, इन सब का उपस्थित होना। प्रदूषित वातावरण का क्या मतलब है? जो प्रदूषित वायु है आसपास में, जल प्रदूषित हो, मिट्टी प्रदूषित हो, जहाँ पर इंसान रह रहा है वहाँ आसपास गंदगी हो, जो पशु होते हैं वो भी कैसे हैं, जो जैसे कि कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, चूहे, ये सब कैसे जानवर हैं, कैसे पशु हैं जो बीमारी को फैलाते हैं। ये क्या करते हैं? बीमारी को फैलाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आसपास है, प्रदूषण है, तो ऐसी स्थिति में इंसान की जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहेगा, वो और उसका वातावरण स्वच्छ नहीं होगा। यद्यपि इस प्रदूषित वातावरण का जिम्मेदारी इंसान स्वयं ही है ना। हम लोग स्वयं ही इस सारी चीज़ों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे आसपास में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सफाई से रखें। और अगर सफाई नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि इंसान खुद से ही चीज़ों को प्रदूषित कर रहा है और सफाई नहीं रख रहा है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहा है। यहाँ तक इस पैराग्राफ के थ्रू आप लोग को एक पता चला होगा कि प्रदूषण क्या है। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे चलूं? चलिए, अब नेक्स्ट पैराग्राफ समझिए कि स्वच्छता से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने हेतु किए गए पर्यावरणीय उपायों से लिया जाता है। ठीक है, जो स्वच्छता है उसका, अब देखिए यहाँ पर स्वच्छता के बारे में आपको दिया गया है, वहाँ पर प्रदूषण के बारे में दिया गया उस पैराग्राफ में कि प्रदूषित वातावरण क्या होगा। यहाँ पर स्वच्छता के बारे में दिया गया कि स्वच्छता क्या है। तो स्वच्छता वही है कि हम एक इंसान जो है अपने स्वास्थ्य को मतलब स्वयं से ही अगर स्वस्थ बनाना है तो अपने पर्यावरण के लिए जो भी कुछ मतलब कार्य कर रहा है, उपाय लगा रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्वच्छता कहते हैं। स्वच्छता क्या है? कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने हेतु किए गए पर्यावरणीय उपाय को किया जाता है, उसे हम पर्यावरणीय स्वच्छता कहते हैं। इस जीवन गुणवत्ता को साफ घर, यानी कि जो हमारा जीवन है, जो हमारी जिंदगी है, उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है? स्वच्छता में एक साफ घर होना चाहिए, साफ पीने के लिए पानी होना चाहिए, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर साफ वायु होना चाहिए, और खुद की पर्सनल स्वच्छता होनी चाहिए, और समुदाय भी, आसपास के जो लोग हैं वो सारे भी क्या होने चाहिए? स्वच्छ होने चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? स्वच्छता कहते हैं। स्वच्छता का मतलब क्या है? कि अपने आसपास की जितने भी चीज़ है, चाहे वो पानी हो, मिट्टी हो, जल मतलब वायु हो, इन सभी के अलावा एक इंसान को अपने शरीर की सफाई और अपने समुदाय की स्वच्छता सफाई पे ध्यान देना चाहिए। यही क्या है? स्वच्छता कहलाता है। व्यक्ति द्वारा स्वस्थ जीवन जीने हेतु केवल स्वयं या घर का वातावरण ही जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ वही चीज़ स्वच्छ हो जहाँ पर वो रह रहा है, बल्कि पूरे समुदाय की स्वच्छता
रखना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इंसान रह रहा है, हम लोग रह रहे हैं, अगर हम सिर्फ अपने घर की सफाई रखें और आसपास की नहीं रखेंगे तो आसपास का प्रदूषण हमारे घर तक आ सकता है। जो हवा, मिट्टी, जल हम यूज़ कर रहे हैं और कई तरह के जो कीट वगैरह होते हैं, मच्छर मक्खियाँ होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये मतलब ऐसा नहीं होगा प्रॉपर, अगर तो इसमें है कि जीवन को, जैसे एक इंसान अपना है ना स्वस्थ रहने के लिए उसको अपने आसपास के समुदाय को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, वरना जो चीज़ें हमारे आसपास है वहाँ से, वातावरण से गंदगी है वो हमारे घर तक भी आ सकता है। क्लियर है सभी को? बताइए, स्वच्छता का मतलब समझ में आया, प्रदूषित का मतलब समझ में आया? ये दो चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ सभी को? बताइए, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब समझेंगे स्वस्थ जीवन हेतु पर्यावरण नियमन। ठीक है, एक स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का क्या क्या नियम होता है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आवासीय स्वच्छता, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की क्या होनी चाहिए? साफ सफाई होनी चाहिए, एवं स्वच्छता नियमन, यानी कि जो स्वच्छता को हम पालन करें और साफ सफाई रखें जहाँ पर हम रह रहे हैं वो वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया स्वस्थ जीवन हेतु पर्यावरण नियमन। मतलब पर्यावरण नियमन मतलब कि पर्यावरण को साफ सफाई रखने के लिए और अपने ज़िंदगी को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या चीज़ों को सफाई रखेंगे। तो सबसे पहले तो अपने घर का, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा आवास में प्राकृतिक प्रकाश आना चाहिए। ठीक है, नेचुरल लाइट आना चाहिए, सनलाइट जिसको हम कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हमारे घर तक अगर आता है, सूर्य का प्रकाश, तो इससे कई तरह के जो कीटाणु हैं, कई तरह के जो बैक्टीरिया हैं, नमी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती है सूर्य के प्रकाश से। और ये कई तरह के मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने से और ज़्यादा बीमारी फैलाने से रोकता है। ठीक है, तो इसलिए सूर्य का प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश बहुत ज़रूरी है। वह संवागत के लिए की उचित व्यवस्था करना। ठीक है, यानी कि हम पूरा अपना घर की साफ सफाई और सूर्य के प्रकाश और जो वेंटिलेशन होता है, यानी कि घरों में वायु का आना, आदान प्रदान होना, पूरे मतलब खिड़की होना, दरवाजे होना बड़ा बड़ा, ताकि जो हवा है बाहर से वो घर के अंदर आए और नमी ये सबको ख़त्म कर सके, जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं उन सबको किल कर सके। ठीक है, और हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना और प्रॉपर मतलब गैस का एक्सचेंज करवाना, ये संवातन के उचित व्यवस्था के आधार पर ही हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारे घर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इससे हमारा जो स्वास्थ्य रहेगा वो भी काफ़ी हेल्दी रहेगा। ठीक है, स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा स्वच्छ व पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन के लिए हमारे आसपास की साफ सफाई के अलावा हमें एक स्वच्छ, साफ सफाई व पोषक पदार्थों का भी ग्रहण करना है। जैसे अगर अच्छे से हम खाना बनाते हैं, उसको ढक कर रखते हैं, ताज़ा खाना खाते हैं और जो खाना में हम जैसे साग सब्जी यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर वॉश करके धोकर अच्छी तरह से पकाया होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें बीमारियां कम लगेगी, नहीं होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा जो कीटों और चूहों का घर में प्रवेश निषेध करना चाहिए। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर मक्खियाँ होते हैं, चूहे होते हैं, उनको घर में आने से रोकना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आसपास की और अपने घर की सफाई रखनी चाहिए। इसके बाद घर व समुदाय में शुद्ध हवा, पानी की व्यवस्था रखना चाहिए।
मतलब स्वस्थ जीवन के लिए ये सारी चीज़ें जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट्स, ये इम्पोर्टेंट है स्वस्थ जीवन के लिए। शुद्ध हवा, पानी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। घर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के उचित निपटान की व्यवस्था करना। देखिए, जो भी घर का कूड़ा कचरा निकल रहा है उसको सही जगह पर फेंकना ही ये स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है और ज़रूरी है। ये नहीं कि हम जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा को फेंक रहे हैं, उससे फिर क्या है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर मक्खियाँ हैं, वो पनपेंगे और बीमारी को उड़कर घर तक ला सकते हैं। इसीलिए घर का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको सही जगह पर निपटान करना चाहिए। इसके अलावा शौच क्रिया के लिए घरेलू शौचालय का उपलब्ध करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले के टाइम में जिन लोगों के घर शौचालय नहीं होता था वो बाहर जाया करते थे, खेतों में जाया करते थे, जो कि गंदगी, कॉलेरा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को घर में लाते थे और गंदगी होता था, कई तरह के इन्फेक्शन होता था, तो उनका जीवन स्वस्थ नहीं था। लेकिन जब शौचालय घर में रहा, एक सीमित जगह पे रहा, तो उससे क्या होगा कि जो बाहर की बीमारियां हैं वो फैलेगा नहीं, एक जगह रहेगा, स्वस्थता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए शौच क्रिया के लिए घर में शौचालय होना चाहिए। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे कि एक स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे आसपास फिर से समझ लीजिए, एक बार रिवीजन कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या होना चाहिए। आवासीय स्वच्छता होना चाहिए, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ साफ सफाई होना चाहिए। आवास में यानी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन यानी कि संवातन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आसपास में अच्छी तरह से जो हवा है वो आना चाहिए प्रॉपर, ताकि जो भी नमी है, बैक्टीरिया, वायरस, उसको किल किया जा सके, मारा जा सके। और इसके अलावा स्वच्छ व पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना चाहिए। कीटों और चूहों को घर में प्रवेश करने से रोकना है। घर में या समुदाय में शुद्ध हवा और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। घर में जो भी कचरा निकल रहा है, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, उसको सही जगह निपटान करना है। और घर में घरेलू शौचालय होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे एक स्वस्थ जीवन के लिए। अब यहाँ तक मैं रुकती हूँ और आप लोग से एक प्रश्न पूछती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप लोग सभी लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि प्रदूषित वातावरण का मतलब क्या है। प्रदूषित वातावरण का मतलब क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे प्रदूषित वातावरण का मतलब क्या है। एक प्रदूषित वातावरण में क्या होता है बताएंगे? सारे लोग कमेंट करके बताइए। चलिए सभी बताइए प्रदूषित वातावरण क्या है। हाँ ठीक है, जैसा आप लोग कमेंट कर रहे हो कि प्रदूषित वातावरण में प्रदूषित यानी गंदे जो जल है, मिट्टी है, हवा है और जो आसपास कीड़े मकोड़े, ठीक है, जानवर जिसको हम कहते हैं कीड़े मकोड़े जो बीमारी को फैलाते हैं वो सब होते हैं। और जो जानवर होते हैं ये सब होते हैं एक प्रदूषित वातावरण के अंदर। ठीक है, जहाँ इंसान रहता है उसके अगर आसपास प्रदूषित जल है, प्रदूषित मिट्टी, हवा, कीड़े मकोड़े और ऐसे जानवर हैं जो बीमारी को फैला रहे हैं, जैसे मच्छर, मक्खी, चूहे, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषित वातावरण कहते हैं। बिल्कुल सही। अब आप लोग ज़रा मुझे ये बताएंगे कमेंट करके, यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रदूषित वातावरण क्लियर है? बिल्कुल।
अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्वच्छता क्या है। स्वच्छता क्या है? स्वच्छता के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग स्वच्छता के बारे में कमेंट करेंगे। चलिए, स्वच्छता या साफ सफाई क्या है? ठीक है, जैसा कि आप लोग बता रहे हो, स्वच्छता का मतलब है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर स्वच्छ वातावरण होना। वातावरण में क्या क्या चीज़ें आता है? वातावरण के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है? जल, स्वच्छ मिट्टी, स्वच्छ हवा, और आसपास में कोई कीड़े मकोड़े का ना होना, और जो भी घरों में अवशिष्ट पदार्थ वगैरह हैं उसका सही जगह निपटान करना। अवशिष्ट पदार्थ का सही जगह निपटान करना, सही जगह निपटान करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? स्वच्छता में आती हैं। स्वच्छता का मतलब जैसा आप लोग बता रहे हो कि स्वच्छ वातावरण। ठीक है, स्वच्छ वातावरण यानी कि जो जल है, मिट्टी है, हवा है, जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उनका सही जगह निपटान करना, ये सारी चीज़ें स्वच्छता में आती हैं। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होता है? स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? हेल्दी लाइफ के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? कमेंट करके बताइए। हेल्दी लाइफ के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? क्या क्या चीजें होना चाहिए? हेल्दी लाइफ सारे लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए जैसा आप लोग बता रहे हो, ठीक है, कि हमारे आसपास का जो आवासीय जगह है, जो घर है, वो क्या होना चाहिए? घर साफ सफाई होना चाहिए। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सूर्य के प्रकाश के अलावा वेंटिलेशन यानी कि हवा आते रहना चाहिए ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर सके। इसके लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ जीवन के लिए आपका डाइट जो खाना है, पोषण है, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, पोषक तत्व जिसमें हो। जो कूड़े कचड़े हैं, जो कूड़ा कचड़ा है, जो आपके घरों के डोमेस्टिक वेस्ट हैं, उन्हें सही जगह पे डिस्कार्ड करना है। ठीक है, जो चूहे ये सब होते हैं, रैट वगैरह होता है, माउस, ये सब को अपने घर में आने से रोकना है। ठीक है, घर में आने से रोकना है। क्लियर है। इसके अलावा शौचालय, घरेलू शौचालय होना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक स्वस्थ जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, आप लोग को क्लियर है यहाँ तक? बताइए सभी लोग,
कमेंट करके बताइए। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है सभी को। अब हम नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है आज की क्लास में वो पढ़ेंगे, वो है आधारभूत स्वच्छता की आवश्यकताएं, यानी बेसिक सैनिटेशन नीड्स। ठीक है, कह सकते हैं नीड्स ऑफ बेसिक सैनिटेशन, यानी कि क्या क्या आधारभूत की आवश्यकता, मतलब आधारभूत स्वच्छता की क्या आवश्यकता है। क्या स्वस्थ जीवन तो है ही, ठीक है, स्वस्थ जीवन तो है ही, तो इसमें है मतलब स्वस्थ जीवन में आधारभूत स्वच्छता क्या क्या होना चाहिए। शुद्ध वायु होना चाहिए, वही सारी चीजें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं वही आपको याद रखना है। शुद्ध वायु होना चाहिए, साफ पीने के लिए पानी होना चाहिए, साफ घर होना चाहिए जहाँ पर हम रह सके, एक फ्लश वाला शौचालय होना चाहिए, स्वस्थ व स्वच्छ भोजन होना चाहिए, जो हम खाना खा रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, रोग कारक सूक्ष्म जीवों व रोग वाहकों में से मुक्त वातावरण उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा वातावरण हो जहाँ पर हम रह रहे हों वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, रोग कारक जीवाणुओं से मुक्त होना चाहिए, कोई किसी ऐसा जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म जीव, फंगाई वगैरह से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिक ये क्या है, हमारे जीवन के बेसिक सैनिटेशन है। बेसिक सैनिटेशन में वायु, शुद्ध पेय यानी वाटर, साफ सफाई वाला जगह जहाँ रहे इंसान, एक अच्छा शौचालय और स्वस्थ भोजन हो। इसके अलावा जो भी रोग करने वाली, बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे आसपास नहीं होने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हुआ सभी को। चलिए अब हम एक एक करके समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम वायु के बारे में समझेंगे। क्या है, सबसे पहले हम वायु के बारे में समझने जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि वायु क्या है, वायु का मतलब क्या है। आप लोग वायु से रिलेटेड क्या क्या जानते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए वायु क्या है। वायु क्या है कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, सांस लेने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन तो इंसान ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। इसमें और भी तरह के गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन वगैरह होता है, और भी कई आर्गन जो होता है उस तरह के गैसेस होते हैं। तो कई तरह के इसमें गैसेस का मिश्रण होता है वायु में, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है किसी भी काम को करने के लिए। तो बिना वायु का, बिना ऑक्सीजन का हम जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पैराग्राफ के थ्रू कि इसमें क्या क्या आपको समझाने के लिए लिखा है कि वायु सभी सजीवों के लिए अपनी दैनिक श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऊर्जा संग्रहित करते हैं और ऑक्सीजन प्रकृति में छोड़ देते हैं। वही ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में हम लोग उपयोग करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में गैसों का स्तर नियत बना रहता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं और जो इंसान है, पेड़ पौधे और इंसानों के बीच में ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं कि ये जो है ऑक्सीजन को, समझिए ये क्या है, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और सूर्य की उपस्थिति में यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है अच्छे से, इससे बना दे रही हूँ, सूर्य ये है, सन है, तो सन से ये क्या है, लाइट को लेते हैं
और फिर लाइट को लेकर फिर ये क्या बनाते हैं, CO2 का उपयोग करके, CO2 और सन का उपयोग करके, ये क्या है, सनलाइट यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, उपयोग करके एनर्जी बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, जब पेड़ इस तरह का क्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं जिसमें सनलाइट का यूज करके और CO2 का यूज करके एनर्जी बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब समझिए, ये जैसे ही एनर्जी बनाते हैं इसके साथ ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्या है, इसके साथ ऑक्सीजन को हमारे वायुमंडल में, वातावरण में छोड़ देते हैं और इसी ऑक्सीजन का उपयोग मनुष्य करता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है, इस ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है, एक मनुष्य करता है, ऑक्सीजन लेता है और फिर वो इस ऑक्सीजन से और जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज, इसका उपयोग करके और एनर्जी बनाता है, ठीक है, एनर्जी और हीट बनाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इस पूरे प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो पेड़ पौधों ने छोड़ा उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपके सामने ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीज़ें मेंटेन रहता है, ठीक है, दोनों चीज़ें मेंटेन रहता है। इंसान जो है ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ उपयोग करके एनर्जी बनाया, ऊर्जा बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और इसी छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे प्रकाश सनलाइट के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके एनर्जी बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बताइए, आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी को जो स्क्रीन पे मैं समझाई यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे मेंटेन करके रखा गया है, बैलेंस करके रखा गया है। पेड़ पौधे और इंसान दोनों ही इस चीज़ को वायुमंडल में मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो वायुमंडल में हमारा बहुत सारे गैसेस होते हैं वायु में, वो कौन कौन से गैसेस होते हैं और कितनी मात्रा में होते हैं। आपके स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के गैस जो वायुमंडल में, वायु में प्रेजेंट है उसके बारे में है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में होता है। 78.03% इसकी मात्रा होती है और ये हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाला सबसे ज़्यादा गैस होता है नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 20.99 मतलब 99, कहने का मतलब 21% ये जो होता है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसेस जैसे हाइड्रोजन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ओजोन ये 0.01% पाए जाते हैं हमारे वातावरण में। तो आपको दो चीज याद रखना है, तीन चीज, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है और नाइट्रोजन की कितनी है, और सबसे ज्यादा कौन सा गैस हमारे वातावरण में प्रेजेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए ये जरूर याद रखना है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा है हमारे वातावरण में, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है,
चलिए अब हम चलते हैं, कुछ WHO ने हमारे पास स्टेटमेंट दिया है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बाह्य जो वायुमंडल है उसमें ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो मनुष्य और उसके वातावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, WHO ने प्रदूषण वायु प्रदूषण के बारे में बताया है कि जो अगर वायु में कुछ कचरा, कुछ ऐसे पदार्थ आ गया जो इंसान के जीवन के लिए खतरा है, वातावरण के लिए खतरा है, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे धुआं, धूल, गंध, गैस, ये सब उपस्थित होने के कारण जो उसका उपभोग अगर शरीर में किया जाएगा तो और पर्यावरण, इन दोनों के लिए घातक होता है, इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण, यहाँ पर मेनली वायु प्रदूषण के बारे में आपको बताया गया कि जब भी इसके अंदर कोई भी ऐसा घातक पदार्थ आ जाता है जो इंसान के जीवन के लिए और पर्यावरण के लिए घातक है, खतरनाक है, हानिकारक है, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। सभी को क्लियर हुआ वायु प्रदूषण? धुआं, धूल, गंध जैसे ये सब गैसें और भी तरह के गैसें जो हानिकारक आते हैं, केमिकल होते हैं, वो अगर वायु में मिश्रित हो जा रहे हैं और उससे इंसान के अगर जीवन को खतरा है, हानिकारक है जीवन के लिए, तो इस तरह की चीज़ें, हाँ, इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट चलूं? चलिए अब देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्राण वायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को। प्राण वायु कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। हमारे लिए तो जीवन का काम ही ऑक्सीजन करता है। वनस्पति और पेड़ पौधों की देन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? जब जो पेड़ पौधे अगर जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने के बाद जो ऊर्जा के साथ गैस छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन ही होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त किया जाता है। वायुमंडल को तापक्रम एवं वायु दाब के अनुसार 5 भागों में विभक्त किया गया। जो हमारा वायुमंडल है ना, इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया। ये वायुमंडल जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, पूरा वायुमंडल जिसमें हवा है उसको 5 भागों में हम बांटते हैं और एक एक भाग को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे निचला जो भाग होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में हम ज़ोब मंडल कहते हैं। ज़ोब मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये वायुमंडल का पहला और सबसे निचला स्तर होता है। दूसरा जो होता है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। कौन सा? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तीसरा है मध्य मंडल, जिसे हम मीजोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोस्फेयर कहते हैं। इसके अलावा है आयन मंडल, जिसे हम लोनोस्फेयर कहते हैं। कौन सा? लोनोस्फेयर या आयन मंडल। और नेक्स्ट है बाह्य मंडल, जिसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल जो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो अब फिर से एक बार आप लोग देखिए, फिर सारे लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन कौन से वायुमंडल के 5 स्तर हैं। सबसे निचला ज़ोब मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल और बाह्य मंडल। कौन कौन सा है? सबसे पहले ज़ोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, ये 5 आपको स्तर हैं, ये समझ में आ गया। ये 5 स्तर कौन कौन से आ गए? सबसे पहले कमेंट करेंगे सारे लोग, चीटिंग नहीं करना है। सबसे पहले ज़ोब मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और लास्ट में क्या होता है? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। ठीक है, यही 5 स्तर से मिलकर पूरा वायुमंडल बना होता है। पूरा वायुमंडल का 5 जो स्तर है वो यही 5 स्तर होता है।
ध्रुव, समताप, मध्य, आयन और बाह्य मंडल। बताइए सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? कमेंट कीजिए, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। जो सबसे पहला था हम लोग का स्तर वायुमंडल का, वो था ध्रुव मंडल, जिसको इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यह वायुमंडल का सबसे निचला ध्रुव होता है, फिर समताप, फिर मध्य, फिर आयन और सबसे ऊपर बाह्य मंडल होता है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे वायुमंडल का सबसे निचला स्तर ध्रुव मंडल होता है। ये ध्रुव मंडल जो पृथ्वी की सतह के संपर्क में रहता है। अगर अर्थ इसके यहाँ पर अर्थ है तो इसके संपर्क में कौन सा मंडल रहता है? ध्रुव मंडल होता है। इसके अलावा मौसम में परिवर्तन, बादल बनना, आंधी तूफान आना, बिजली कड़कना, ये सभी इसी मंडल में होते हैं। ठीक है, चीजें याद रहेगी। अगर एग्जाम में आपका पूछता है कि मौसम में परिवर्तन होना, बादल बनना, बिजली कड़कना, तूफान आना, ये किस मंडल में आता है? तो ये ध्रुव मंडल में होता है। इस मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, इसमें और ये पृथ्वी के बिल्कुल कांटेक्ट में है, एक लेयर जस्ट ऊपर है, तो इसमें कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए हम इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। सॉरी, इसलिए इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ध्रुव मंडल को। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि परिवर्तन मंडल हम किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ध्रुव मंडल को। ध्रुव मंडल को हम पूछेगा परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है, बादल बनता है, आंधी तूफान आते हैं, बिजली कड़कता है, ये सारी चीज़ें इसी मंडल के अंदर होता है और ये पृथ्वी के जस्ट कांटेक्ट में है, इसलिए इसको हम ध्रुव मंडल कहते हैं, परिवर्तन मंडल कहते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट चलूं? चलिए, अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है कुछ वायु जनित रोग। ठीक है, जो हवा से होता है बीमारी, जिसमें हम लोग जैसे वायु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हम कुछ वायु जनित रोग भी समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो वायु के द्वारा फैलता है। तो आपको एग्जाम में यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से सारे लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ये एक हवा से फैलने वाला बीमारी है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हिंदी में हम क्षय रोग कहते हैं, ये हमारे फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ये सभी क्या है? वायु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, ये भी क्या है? एलर्जी वगैरह से होता है। मम्स, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस और जो काली खांसी है जिसको उपिंग कफ कहते हैं, सार्स और क्रिप्टोकोकोसिस, ये सारी चीज़ें जो आपको बीमारियां स्क्रीन पे दिख रही है, ये वायु के द्वारा फैलने वाली है, एयरबॉर्न डिजीज है। आपके एग्जाम में इसको इसी तरह से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एयरबॉर्न डिजीज बताइए, एयरबॉर्न डिजीज कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन इसमें से कोई एक उठाकर डाल देगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा है जो वायु के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। फिर से समझ लीजिए, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, नेक्स्ट मीजल्स, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, मम्स, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, काली खांसी या उपिंग कफ, सार्स और क्रिप्टोकोकोसिस। क्लियर है? नाम यहाँ तक आपको याद रहना चाहिए। क्लास अभी होने के बाद इसको ज़रूर से रिवीजन करें, ज़रूर से आप पढ़िएगा। ठीक है सारे लोग? ओके, आगे चलूं? ठीक है, अब समझेंगे वायु प्रदूषक, यानी क्या क्या चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। स्पेशली जो वायु को प्रदूषित करने वाले चीज़ हैं वो 3 भागों में उनको बांटा गया है।
प्रकृति के अनुसार सबसे पहला जो वायु प्रदूषक होते हैं, जो हवा को प्रदूषित करते हैं, वो होते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। क्या होते हैं? जैविक प्रदूषक, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, जैसे सूक्ष्म जीव, परागकण, कृषि अपशिष्ट, ये सभी किस में आते हैं? बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छे से आप लोग याद रखिए। ये जो आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, परागकण होते हैं, कृषि के अपशिष्ट होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और यहीं से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ये किस टाइप के प्रदूषक होते हैं और किस चीज़ को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास टाइप होता है हवा को प्रदूषित करने के लिए, वो है भौतिक प्रदूषक, फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि हीट या ऊष्मा, विकिरणें, सुगंध या स्मेल। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? भौतिक प्रदूषक के। देखिए, जो हीट है ना, गर्मी है, उससे भी हवा प्रदूषित होता है। इसके अलावा विकिरणें, यानी कई तरह के ऐसे रेज, ऐसे जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होता है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, तो ये सभी हमारे शरीर के लिए तो नुकसानदेह है ही, हमारे शरीर के लिए बीमारी करता है। तो ये विकिरणें भी क्या हैं? वायु प्रदूषक हैं। और साथ में कुछ ऐसे स्मेल, यानी किसी चीज़ का जो गंध है, उससे भी क्या है? वायु प्रदूषित होता है। क्लियर है बात? ऊष्मा, विकिरणें और स्मेल, ये सभी क्या है? भौतिक प्रदूषक के एग्जाम्पल्स हैं। याद रहेगा सभी को भौतिक प्रदूषक के एग्जाम्पल्स। ठीक है। और तीसरा प्रदूषक जो होता है वायु प्रदूषक, वो है रासायनिक प्रदूषक। कौन सा है? रासायनिक प्रदूषक, जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं? केमिकल पॉल्यूटेंट्स। जैसे कुछ लैब में कहीं पर जहाँ पर एक्सपेरिमेंट ये सब होते रहता है लेबोरेटरी में, वहाँ से जहरीली गैसें, धुआं, कीटनाशक, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल होते हैं और ये अगर हवा के संपर्क में आते हैं तो उसे प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं? हवा को प्रदूषित कर देते हैं। इसीलिए इसे हम केमिकल प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं? ये वायु को प्रदूषित करने का काम करते हैं। ठीक है, जहरीली गैसें, धुआं, कीटनाशक, पेट्रोलियम पदार्थ, याद रहेगा ये सभी? याद रहेगा सभी को? ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। 3 तरह के हमने अभी तक प्रदूषक देखे। कौन कौन से? जैविक, जो हवा को प्रदूषित करते हैं, सूक्ष्म जीव, परागकण और कृषि अपशिष्ट इसके उदाहरण हैं। भौतिक प्रदूषक दूसरा, यानी फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, जैसे ऊष्मा, हीट, विकिरणें, सुगंध या स्मेल, ये सब भौतिक प्रदूषक है। इसके अलावा रासायनिक प्रदूषक यानी केमिकल पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि जहरीली गैसें, धुआं, कीटनाशक, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सभी। ठीक है, तो ये 3 टाइप आपके स्क्रीन पे जैविक प्रदूषक, भौतिक प्रदूषक और रासायनिक प्रदूषक दिख गए। ये हवा को प्रदूषित करने वाले कारक होते हैं। अब हम समझेंगे वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है। वायु प्रदूषण का प्रभाव हम समझेंगे कि क्या होता है वायु प्रदूषण के होने से, क्या हमारे जीवन पे असर होता है। तो मनुष्य एवं जीव जंतुओं को श्वसन क्रिया के लिए वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य और जीव जंतु अपनी वायु संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदूषित वायु ग्रहण करनी पड़ रही है, जिसके कारण कई प्रकार की श्वसन त्वचीय रोग शरीर में उत्पन्न हो रहा है।
इसकी स्थिति मुंबई और कोलकाता जैसे औद्योगिक शहरों में बेहद खराब है, बहुत ज़्यादा है। और कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां लगभग 1300 टन प्रदूषक वायुमंडल में छोड़ा जाता है। इसे हम स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। किसे? कोलकाता को। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको, इतना नहीं मतलब समझना है। यहाँ से आपको एक जनरल क्वेश्चन भी मिल गया कि स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं, क्योंकि रोज यहाँ पर 1300 टन प्रदूषक छोड़ा जाता है वायुमंडल में, जो हमारे शरीर के लिए, त्वचा के लिए, काफ़ी श्वसन तंत्र के लिए काफ़ी हानिकारक है। मुंबई में भी बहुत, और दिल्ली में जैसे औद्योगिक शहरों में काफ़ी वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज गाड़ियाँ और कई तरह के ऐसे फैक्ट्री होते हैं जिनके कारण प्रदूषण फैलता है। क्लियर है बात? अब देखिए, वायु प्रदूषण के कारण सन 1952 में लंदन स्मॉग नामक घटना हुई, जिसमें पूरा लंदन 5 दिन तक भूरे रंग के रासायनिक कोहरे से ढका रहा। इस दौरान बहुत से लोग श्वसन रोगों एवं हृदय रोगों के विकार हुए। ठीक है, समझ में आ गया कि लंदन में 1952 में एक घटना हुआ था जिसको हम लंदन स्मॉग कहते हैं। इसमें 5 दिन तक भूरे रंग का वातावरण रहा, एक रासायनिक कोहरे से ढका रहा पूरा लंदन शहर। इससे लोगों को श्वसन और हृदय की बीमारियां हुई। ठीक है, इससे हृदय की और श्वसन की बीमारी हुई। 5 दिन तक पूरे लंदन भूरे रंग से ढका रहा। इसको हम लंदन स्मॉग के नाम से जानते हैं इस घटना को। और ये कब हुआ था? 1952 में हुआ था। क्लियर है बात? सभी को अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट समझिए, वायु प्रदूषण का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण होने से हमारा जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है कि ये बहुत गहरे रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए शहर अपने निकट गांव की तुलना में अधिक गर्म होता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र भारी मात्रा में वायु प्रदूषक के शिकार हैं। गर्मी के कारण बनने वाली ऊष्मा जैव ऊष्मा या बायोलॉजिकल हीट कहलाती है। ठीक है, गर्मी के कारण जो ऊष्मा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रों में भीड़ ज़्यादा है, क्राउड है, उसके कारण क्या होता है? गर्मी होता है, और गर्मी से ऊष्मा बनता है जिसे हम बायोलॉजिकल हीट कहते हैं। और गांव में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, कम आबादी होता है, कम औद्योगिकरण होता है, तो इन कारणों से गांव में उतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता है वायु प्रदूषण का, लेकिन शहरों में इसकी मात्रा काफ़ी देखने को मिलता है और इसके कारण गर्मी बढ़ता है, ऊष्मा बढ़ता है, जिसे हम जैव ऊष्मा या बायोलॉजिकल हीट कहते हैं। क्लियर है सभी को? अब समझेंगे एसिड रेन। क्या है एसिड रेन? देखिए एसिड रेन क्या है, आप लोग को ये पता होगा एसिड रेन कि वायु प्रदूषण के कारण जो अम्लीय वर्षा जैसी समस्या सामना करना पड़ता है। वायुमंडल में प्रदूषकों के कारण मुक्त होने वाला जो नाइट्रस ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसें अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। इन गैसों के वर्षा के साथ घुलने से वर्षा की प्रकृति अम्लीय हो जाती है और इसको हम अम्लीय वर्षा से पूरे परिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब समझिए एसिड रेन क्या होता है। जैसे एसिड रेन होता ये है कि बहुत सारे ऐसे वायु प्रदूषक होते हैं जो हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, कुछ ऐसे अम्लीय वर्षा करवाते हैं और इन प्रदूषकों के कारण क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो गैस आप लोग याद रखिएगा। जहाँ भी एसिड रेन का बात आता है ये दो गैस आपको याद रखना है। ये क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा करवाते हैं। ये गैस ऐसे होते हैं ना जो अम्लीय वर्षा करवाते हैं, एसिड रेन करवाते हैं। ठीक है, एसिड रेन करवाते हैं तो ये अम्लीय वर्षा करवाते हैं और इस गैस का जब ये बारिश के पानी में घुलता है तो उससे बारिश का पानी प्रकृति कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, क्योंकि ये गैस भी क्या है, अम्लीय है।
ठीक है, ऐसी स्थिति में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे हेल्थ को एसिड रेन से। क्लियर है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दो गैस ऐसे हैं जो बारिश के पानी को घुलकर अम्लीय बनाते हैं और इससे हमारे स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़े, चलिए। इसके अलावा ओजोन परत पर वायु प्रदूषण का प्रभाव। देखिए, ओजोन परत के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन ओजोन परत, तो ओजोन लेयर। तो ओजोन परत जो है ना, वो एक लेयर है हमारे पृथ्वी के चारों ओर, और इसमें प्रदूषण के कारण क्या होता है, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है जब वायु प्रदूषण होता है। तो देखिए, वायुमंडल में स्थित समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल जो दूसरी लेयर है, उसी में ओजोन परत पाई जाती है। पहले होता है झोप मंडल, फिर होता है समताप। तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर को रक्षा करता है। किससे? पराबैंगनी किरणों से। वायु प्रदूषकों के कारण जो भी हम पॉल्यूटेंट्स देखते हैं, कई तरह के गैसेस हो गए, कई तरह के जैविक कारक जो हम पढ़ें, भौतिक कारक पढ़े, रासायनिक कारक पढ़े, तो ये प्रदूषकों के कारण ओजोन परत विघटन होता है, खत्म होने लगता है, उसमें छेद हो जाता है। और उस प्रदूषण के कारण अध्ययनों से पता चलता है कि इससे जो सबसे ज़्यादा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है, उसके कारण ओजोन में छेद होता है और ओजोन विघटन होता है। यह गैस अगर लंबे समय तक वातावरण में रह जाता है तो ओजोन परत की पूरी तरह क्षति हो जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम यही ओजोन लेयर करते हैं। और ये इस मेनली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस से क्षति हो रहा है, और ये हमारे फिर पूरे वातावरण से नष्ट हो जाएगा और हमारे शरीर को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए नहीं रहेगा। तो ये वायु प्रदूषक के कारण हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो जाता है, छेद हो जाता है। ठीक है, अब समझिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? क्या है वैश्विक तापन क्या होता है? तो वायुमंडल में वायु प्रदूषण के कारण ऊष्मा शोषी गैसों की अधिकता हो जाती है, जो ऊष्मा को शोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं। उस तरह की गैस की अगर अधिकता हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारे गैस ऐसे होते हैं जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल की ऊष्मा धारण क्षमता बढ़ जाती है तथा वायुमंडल का तापमान भी बढ़ जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, ये मान लीजिए बहुत सारे गैस हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल देखे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी गैस मान लीजिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पे ये गैसेस हैं। इनका काम ये होता है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। ये क्या करते हैं? हीट को अवशोषित करके रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं। अब जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, तब तो ये अगर जहाँ पर इनकी मात्रा बढ़ेगी तब तो हीट भी और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो जब वातावरण में ऐसे गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और वातावरण का जो तापमान है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये गैसों के जो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, आप इसको एक बार अच्छे से क्लास के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, सारे लोग कमेंट करके बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहले तो पर्यावरणीय स्वच्छता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। हमने आज की क्लास में पढ़ा कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषित वातावरण क्या होता है, स्वच्छता क्या है और ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमने कुछ पर्यावरण नियमन के बारे में पढ़ा जो स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने
कुछ आधारभूत स्वच्छता की आवश्यकता पड़ी कि हमारे आसपास क्या होना चाहिए, जैसे शुद्ध हवा, पीने के लिए पानी, आसपास का घर साफ सफाई, शौचालय होना चाहिए, भोजन स्वच्छ होना चाहिए, रोग कारक सूक्ष्म जीवाणु से मुक्त होना चाहिए। इसके बाद हमने वायु के बारे में डिटेल से पढ़ा कि वायु क्या है, इसमें किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मेंटेन रहता है वातावरण में, वायुमंडल में। इसके अलग अलग वायु के अंदर कौन कौन से गैसेस कितनी मात्रा में होती हैं, मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस किया। इसके बाद WHO ने वायु प्रदूषण के बारे में क्या बताया उसके बारे में पढ़ा और इन सारी चीज़ों के वायु प्रदूषण के डेफिनेशन को देखा। इसके बाद हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है और वायुमंडल 5 भागों में विभक्त है। इन 5 भागों में हमने पांचों भागों के बारे में एक झोप मंडल के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा। इसके बाद हमने कई ऐसे बीमारियों के बारे में देखा जो हवा के द्वारा फैलते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, पम्प्स, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, ओपिंग कफ, सार्स, क्रिप्टोकोकोसिस, इस तरह की बीमारियां हमने देखी। इसके बाद हमने वायु प्रदूषक जो हवा को गंदा करते हैं, ऐसे प्रदूषक को 3 भागों में विभक्त करके हमने देखा, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल, जैविक, भौतिक और रासायनिक। जैविक में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, भौतिक में एग्जाम्पल्स देखे और रासायनिक में हमने एग्जाम्पल्स देखे। इनके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है और उस वायु प्रदूषण के वजह से मनुष्य और जीव जंतुओं पे प्रभाव बहुत ही नकारात्मक पड़ रहा है। हमने पढ़ा कि कोलकाता को स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत एक दिन में बहुत ज़्यादा गैसों का, केमिकल्स का मतलब वातावरण वायुमंडल में फैलता है। इसके अलावा लंदन स्मॉग के बारे में जो एक घटना है, इसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा हमने वायुमंडल, वायु प्रदूषण का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैव ऊष्मा कैसे उत्पन्न होता है, इसको हमने पढ़ा। एसी ड्रेन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं जो एसी ड्रेन में मतलब जो पानी की जल की वर्षा की जल है उसको अम्लीय बनाते हैं। इसके अलावा हमने ओजोन लेयर के बारे में, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ओजोन लेयर, यानी जो ओजोन लेयर है हमारे पृथ्वी के सेकंड लेयर समताप मंडल में जो प्रेजेंट है उसमें किस तरह से होल हो जा रहा है और कौन सी गैस सबसे ज़्यादा ऐसे प्रदूषण का काम कर रही है और ओजोन लेयर को ख़त्म करने का काम कर रही है, इसके बारे में हमने आज की क्लास में देखा। और लास्ट आज की क्लास में हमने टॉपिक समझा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जिसमें कई तरह के अलग अलग गैसों के बारे में देखा कि ये गैस जो है वो वायुमंडल में ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके और वायुमंडल का तापमान बढ़ा देते हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से ये सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स क्लियर होंगे और अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। और आज की क्लास में आप लोग क्लास होने के बाद रिवीजन कीजिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अच्छे से स्टडी कीजिए।